इफेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा, राइट। And at the same time they are going to push the electron, so therefore they are showing the plus R effect, right? तो माइनस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। नाउ अब आप जानते हैं कि कार्बोकटायन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट का और प्लस आर इफेक्ट का क्या रोल होता है। सो नाउ इफ यू थिंक, जिसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड को अभी आप एक कह रहे थे, अब ध्यान से देखिए। नाउ आई एम गोइंग टू पुट हियर द CH2 पॉजिटिव। Now you can say the OCH3 group is ortho with respect to the CH2 positive. Now here I can say CH2 group is positive, or here I can say the CH2 group is positive, right? अब देखिए इसके अंदर अब ये कैसा रोल प्ले करेगा। ये जो ग्रुप है, ग्रुप सभी में सेम है, प्लीज कीप इन द माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ग्रुप सभी में सेम है, इसमें एक तो होता है ग्रुप डिफरेंट हो, ग्रुप सभी में सेम है। व्हाट इज द ग्रुप? द ग्रुप इज OCH3 ग्रुप, दैट इज सेम इन ऑल दिस थ्री केसेस। बट इफ आई वांट टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, सो इस कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर वह पॉजिटिव चार्ज इस लोन पेयर के जरिए स्टेबलाइज हो पाया, ठीक है, तब तो स्टेबल होगा, अदरवाइज ये स्टेबल नहीं होगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, अगर हम देखेंगे कि क्या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है OCH3 के पॉजिटिव के ऊपर, क्या इसको दे पाता है? तो कैसे सिस्टम है जरा देखिए, यहां से देखिएगा तो ये कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। जिधर से डबल बॉन्ड लगा है कंजुगेशन उधर से ही चलेगा, तो हम लोगों को वैसे ही चलना पड़ेगा। लेट मी राइट द कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 और कार्बन 6। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, 6 कार्बन है। एंड नाउ 6 कार्बन के ऊपर एक CH2 पॉजिटिव है, राइट। उसके जहां पे एक इम्पिटी ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बोकटायन का, और कार्बन नंबर 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, और कार्बन नंबर फिर ये खाली है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर खाली है, फिर डबल बॉन्ड है। नंबर डाल देता हूं 1 2 3 4 5 और 6। सो इफ यू सी द 1 and the 2 the 3 the 4 the 5 the 6, ऐसा मैंने इसलिए लिखा है so that I can show you the resonance how happen। and 1 के ऊपर में we have put the CH3 group, और ये जो CH3 है इसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 सो ऑन 6 तक। एंड ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर एक इम्पिटी ऑर्बिटल है। So therefore the lone pair of electron present on the oxygen atom is going to transfer like this। So ये conjugated system के साथ resonance में participate कर रहा है। And therefore if you write a resonating structure for this case, you will observe OCH3 and इसके ऊपर में एक pair of electron अभी भी मौजूद रहेगा, C1, फिर 6 कार्बन है, 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो अगर आप देखेंगे तो 1 ये है, 2 3 4 5 और 6, एंड दैट इज द CH2 कार्बन। जगह नहीं है यहाँ पे, हम ऊपर में 2 लिख देता हूँ। सो नाउ द न्यू डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 2 and 3, द न्यू डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 4 and 5, 4 and 5, द न्यू डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 6 and this one। सो देयरफॉर व्हाट आई कैन से कि अब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके ऊपर में, OCH3 ग्रुप के ऊपर, CH2 पॉजिटिव को मिल गया, एंड देयरफॉर यू कैन से ये जो इफेक्ट है इस ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है। चूंकि जो कार्बोकटायन है वहां तक इलेक्ट्रॉन उसने पहुंचा दिया, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी वी आर थिंकिंग। सो द प्लस आर इफेक्ट एट द सेम टाइम्स दे हैव अ माइनस आई ग्रुप, सो माइनस आई इफेक्ट है इस ग्रुप। सिमिलरली इफ यू थिंक, अगर आप देखते हैं कि OCH3 ग्रुप, अगर मैं यहाँ पोजिशन पे देखूं OCH3 एंड देन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द CH2 पॉजिटिव, जब ये ऑर्थो पोजिशन पे है तो इसने पुश किया, जब पैरा पोजिशन पे देखते हैं सो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये पेयर यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। सो यहाँ पे जिस तरह से आपने ऑर्थो के लिए लिखा
उस तरह से पैरा पे भी पॉसिबल है। एंड देन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू सीन बाय द कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन जब सीन कर सकता है तो ये आपको डबल बॉन्ड मिलेगा, CH2 मिलेगा and double bond O or CH3, and then there is a positive charge. So the oxygen lone pair of electron is going to stabilize the carbocation. Therefore, we can say the plus R effect is here also, and here also minus I effect, right? But if you see the case of the मेटा पोजिशन के ऊपर आप ध्यान से देखिए, जब मेटा पोजिशन के ऊपर हम यही ग्रुप लगा देते हैं, चाहे हम जैसे भी मेटा पोजिशन लिखें, तो CH2 पॉजिटिव है and then we have the OCH3 group. So अगर इस पोजीशन पे लिखोगे तो क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कार्बन. So we have a carbon 1 2 3 4 और 5. 1 2 3 4 5 कार्बन है and इस 5 कार्बन के ऊपर CH2 पॉजिटिव है. And then if I am going to write 1 2 3 4 और 5, so 1 2 3 4 और 5, and now there is a double bond in between 1 and 2. 1 and 2 के बीच डबल बॉन्ड है, and there is a double bond in between 3 and 4. 3 and 4 के बीच डबल बॉन्ड है, and there is a double bond between 5 and 6. So here 5, and there is a carbon, and that carbon is carbon number 6, and there is a double bond. So please keep in the mind, this is the carbocation, और 1 के ऊपर में आपको OCH3 ग्रुप लगा है. So therefore you please see in this case very carefully, the pair of electron जो ट्रांसफर होगा वो कंजुगेशन से ट्रांसफर होगा. ये यहां से जाएगा और ये यहां जाएगा. अब ये यहां जाएगा तो यहां आएगा. यहां पे क्या है, अगर आप इस सिस्टम को देखेंगे तो कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड, देन कार्बन एंड देन CH2 पॉजिटिव. What I want to tell you कि CH2 पॉजिटिव तक देखिए 2 कंजिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड आ गया, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अंदर रेजोनेंस नहीं हो सकता. सो कंजिक्यूटिव 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया. इसका मतलब इस केस में जो OCH3 ग्रुप है, they are not able to transfer his pair of electron to the empty p orbital. कार्बोकैटायन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन को नहीं पहुंचा पा रहा, even though they are throwing the electron, इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर रहा है. सभी बेंजीन, सभी केसेस में OCH3 बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन तो पुश कर रहा है, लेकिन बात यह है कि बेंजीन रिंग के बाहर जाके कौन इलेक्ट्रॉन दे पाएगा CH2 पॉजिटिव को. तो उसमें फेल हो गया मेटा पोजिशन वाला. ऑर्थो पोजिशन वाला दे आया, पैरा पोजिशन वाला दे आया, बट मेटा पोजिशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि मेटा पोजिशन से कंजिक्यूटिव 2 सिंगल बॉन्ड हो गया. कुछ लोगों को कभी कभी ये डाउट होता है, सर आप ऐसे लिख दीजिए OCH3, आप एक काम करें ऐसे लिख दें. ये भी तो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, आप ऐसे लिख दें. अब बोलिए, तो अब देखिए, तो 1 2 3 4 5 6. So write please carbon number 1 2 3 4 5 and so on. So now you put a double bond between 1 and 2. This is 1 2 3. You put a double bond between 1 and 2. So 1 and 2 के भी double bond put OCH3 group at one position. OCH3 one position में डाल दिया. उसके बाद थर्ड यहाँ पे है, एंड ये आप थर्ड के ऊपर क्या लगा सकते हैं, थर्ड के ऊपर आप एक कार्बोकैटायन लगा सकते हैं. एंड देन थर्ड के बाद क्या है, एक मिनट हो जाएगा, ये थर्ड हो गया. यहां तक मैं आपको, हाँ, ये आपका थर्ड हो गया. थर्ड के ऊपर क्या क्या ग्रुप है देखिए. एट द थर्ड you move in this way. This is carbon number 4, this is carbon number 5, this is carbon number 6 and so on. And third के ऊपर एक और ग्रुप है, this is CH2 positive. And where is the double bond? The double bond is in between 3 and 4, and the double bond is between 5 and 6. तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन का, ये यहां से यहां मूव करेगा और ये यहां से यहां मूव करेगा. अनफॉर्चुनेटली यहां पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां पे पहुंचने के लिए ये देखो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, और ये भी हो गया सिंगल बॉन्ड. 2 बार कंजिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड.
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बाईपास करके ये इधर मूव कर जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ मूव कर जाएगा। चूंकि द डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 3 and 4, नॉट इज इन बिटवीन 3 and CH2 पॉजिटिव, दो कंजिक्यूटिव सिंगल बॉन्ड। तो पता ये चला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि ये जो OCH3 ग्रुप है, प्लीज कीप इन द माइंड, ये जो OCH3 ग्रुप है, सभी OCH3 ग्रुप बेंजीन रिंग के अंदर प्लस R इफेक्ट तो शो करते हैं, लेकिन OCH3 ग्रुप जब हम CH2 पॉजिटिव कार्बोकेटायन की बात करें तो इस तक ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता बाय रेजोनेंस। सो देयरफॉर CH2 पॉजिटिव के लिए ये जो ग्रुप है, दे विल नॉट शो प्लस R इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट दे विल नॉट शो। क्यों? चूंकि प्लस R इफेक्ट कब होगा, जब प्लस R इफेक्ट कब होगा, जब ये कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सीन कर पाएगा, ले पाएगा कार्बोकेटायन के रेस्पेक्ट में। So therefore I want to tell you, the मेटा पोजीशन के ऊपर OCH3 ग्रुप कार्बोकेटायन के लिए प्लस R इफेक्ट शो नहीं करेगा, only it shows the minus I इफेक्ट। Is it clear to all of you? आप सबको क्लियर हुआ क्या ये बात? पहले इतनी बात क्लियर हुआ कि मेटा पोजीशन के ऊपर OCH3 ग्रुप क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो अब देखिए जरा ध्यान से, अब मैं क्या बात करना चाहता हूं आपसे, ध्यान सुनिएगा, सुनिए। अब मैं आपसे एक बार बात करना चाहता हूं फिर से। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पे हो गया, अब लिखिए ध्यान से, अब समझ गए तो अब इसको हमारे पास एक CH2 पॉजिटिव ग्रुप हो गया, राइट। ये तीनों अभी सेम है, CH2 पॉजिटिव हो गया, अब ये CH2 पॉजिटिव हो गया, देन OCH3 ग्रुप हो गया, एंड देन OCH3 ग्रुप हो गया, देन OCH3 ग्रुप हो गया, राइट। अब देखिए, अब हम लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो यहाँ पे हम इफेक्ट लिखेंगे, और एक हमारे पास ये भी कार्बोकेटायन है, नंबर डाल देते हैं, जल्दी जल्दी आप इसका आंसर बता सकते हैं, तो नंबर डाल देते हैं, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड और देन फोर्थ। बिफोर गिविंग एनी एक्सप्लेनेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन SC is directly proportional to plus R, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस R। ये होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस I एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये होता है एक्सप्लेनेशन। नाउ सो अब आप लोग सब लोग इफेक्ट लिखेंगे, जिसको इफेक्ट लिखना आ गया, जो इफेक्ट लिखना पहचान गया वो आंसर कर जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले इस ग्रुप, यही तो चेंज है, यही तो ग्रुप है, और ये सेम है बट पोजीशन चेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OCH3 ग्रुप है इसका माइनस I इफेक्ट भी होगा और माइनस R इफेक्ट, सॉरी प्लस R इफेक्ट भी होगा, एंड देयरफॉर प्लस R इफेक्ट डोमिनेंट ओवर द माइनस I इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे प्लस R इफेक्ट भी होगा और माइनस I इफेक्ट भी होगा। जब OCH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे होगा, तो अभी मैंने करके दिखाया कि सिर्फ और सिर्फ इसमें वो इफेक्ट लगेगा, कौन सा, माइनस I इफेक्ट लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस I इफेक्ट लगेगा। जब OCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, करके दिखाया अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड में, कि ये आपको माइनस I इफेक्ट भी देगा, माइनस I इफेक्ट भी देगा, और आपको प्लस R इफेक्ट भी देगा। सो देयरफॉर प्लस R भी है और माइनस I भी है, ठीक है। और इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं लगेगा चूंकि OCH3 ग्रुप है नहीं। तो ये आपको इफेक्ट समझ में आया, यस और नो? ये क्या आपको इफेक्ट समझ में आया? सो देयरफॉर आई मस्ट से टेल यू कि जब इफेक्ट आपको ये ही होगा ना, नहीं करूंगा रिपीट, ध्यान सुनो, अभी बाद में जो भी रिपीट कराना होगा, बच्चों के मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, ध्यान सुनिए। नाउ अभी सुनिए यहाँ पे क्या हो गया, तो आपको OCH3 ग्रुप आपको इस पोजीशन पे आया, सो मेटा पोजीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनस I इफेक्ट होगा, चूंकि कंजुगेशन करेंगे तो यहाँ पे CH2 पॉजिटिव तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। नाउ प्लस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
इसका मतलब फर्स्ट, सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट देखते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड की जो स्टेबिलिटी है, फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी जो है वह ज्यादा होगी, है कि नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी, चूंकि वहां पे कार्बोकैटायन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द OCH3 ग्रुप से स्टेबलाइज है, तो फर्स्ट एंड थर्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। किसके बेसिस पे, प्लस आर इफेक्ट की बेसिस पे। अब क्या है, अब जहां सवाल सेकंड एंड फोर्थ का है, सेकंड के अंदर एक इफेक्ट है जो माइनस आई इफेक्ट है, और ऐसा इफेक्ट फोर्थ में नहीं है। तो माइनस आई इफेक्ट के कार्बोकैटायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप कह सकते हैं देन फोर्थ होगा और देन आपका सेकंड होगा। सबसे लिस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सेकंड होगा। नाउ अब चलिए फर्स्ट एंड थर्ड में, फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे तो फर्स्ट के अंदर भी प्लस आर इफेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड की बात कर लीजिए, CH2 पॉजिटिव हो गया एंड यहाँ पे OCH3 ग्रुप हो गया। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड की बात करेंगे तो CH2 पॉजिटिव यहाँ हो गया आपका एंड देन OCH3 ग्रुप हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि इसमें भी कंजुगेशन होता है, रेजोनेंस यहाँ भी होता है और यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों में बराबर है, दोनों में बराबर है। एंड रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वह डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस के डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट होता है। अगर कंजुगेशन है तो थ्रू आउट द सिस्टम एक तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो नाउ इफ यू सी फर्स्ट एंड थर्ड में, ये थर्ड है, तो नाउ फर्स्ट एंड थर्ड में अगर आप देखेंगे तो जितना प्लस आर इफेक्ट इसमें है उतना ही प्लस आर इफेक्ट इसमें है। तो प्लस आर इफेक्ट दोनों के अंदर बराबर है, राइट। प्लस आर इफेक्ट फर्स्ट के अंदर भी बराबर है और थर्ड के अंदर भी बराबर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड का एक्सप्लेनेशन, यानी इन दोनों में मोर स्टेबल कौन होगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट, बिकॉज दोनों में रेजोनेंस सेम हो गया। जब दोनों में रेजोनेंस सेम है और दोनों में रेजोनेंस बराबर है, मतलब जितना इंटेंसिटी थ्रू आउट द सिस्टम होती है आर में फर्स्ट में, उतनी इंटेंसिटी थर्ड के अंदर भी होगी। तो इसका मतलब फर्स्ट एंड थर्ड को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट दोनों में सेम नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट को अगर हम देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट के अंदर CH2 पॉजिटिव होगा एंड देन उसके बाद में एक कार्बन है, सो ये CH2 पॉजिटिव के बाद एक कार्बन होगा और देन इसके बाद एक और कार्बन है, तो एक और कार्बन है एंड देन यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है एंड दे आर पुलिंग द इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायन को माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा एंड दे आर गोइंग टू डीस्टेबलाइज्ड। सो देयरफॉर व्हेन यू सी इन द फोर्थ को देखेंगे तो CH2 पॉजिटिव है और उसके बाद कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। सो देयरफॉर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और तब उसके ऊपर OCH3 है। बच्चों आपको सिंपल पता होगा कि सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें लगेगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो माइनस आई इफेक्ट जो है सबसे ज्यादा ऑर्थो में लगेगा, और चूंकि ये प्लस आई इफेक्ट होता तो ऑर्थो वाला होता, लेकिन OCH3 का माइनस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट ज्यादा करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को अगर ज्यादा क्रिएट करेगा तो उसको डीस्टेबलाइज करेगा। सो देयरफॉर आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जो होगा वो कैसे होगा। सो देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऐसे होगा कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वह थर्ड होगा एंड देन फर्स्ट होगा एंड देन फोर्थ होगा एंड देन सेकंड होगा। आई थिंक दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल है और एक ही एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा है। सो फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट होगा, रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में बराबर है। ठीक है, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में आप अपना वीडियो चेक करते रहें। बड़ा एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाता है आप जिस तरह से क्लास में बैठते हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में आप अपना वीडियो चेक करते रहें। वीडियो ऑन है, आपको पता ही नहीं चलता आप किस हालत में बैठे हैं। ठीक है, या तो क्लास में प्रॉपर तरीके से क्लास में जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए, या नहीं तो आप जो है ना थोड़ा ध्यान रखिए अपना।
ये क्लासरूम में समझिए इसको, ये क्लासरूम ही है। तो इस तरह से आप ऐसा बिहेव ना करें क्लास में जैसा आप क्लासरूम में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना वीडियो आप बीच बीच में चेक करते रहें प्लीज। हो गया, आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए। अब लिखिए, मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या डिफरेंस है। इफ आई कंसीडर्स अ कार्बोकटन, ध्यान से कर लीजिए, इन्हीं सभी केस में, दो तीन केस में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये CH3 लिखा, अब ये CH3 लिखा मैंने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल फोर, ऑल थ्री, क्या डिफरेंस है। अगर आप इन तीनों कंपाउंड को देखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें क्या डिफरेंस है सभी में, क्या सोच के बताऊं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी, दे ऑल आर सेम, दैट इज कॉल्ड टॉलिन। अच्छा ठीक है, तो अगर ये ऑल सेम है तो इसमें क्या क्या, सिंपल मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर ये ऑल सेम है तो अभी इसमें क्या क्या इफेक्ट आप सोच सकते हो। ऑल सेम है तो हमने बताया था, व्हेन द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, क्या क्या कर सकते हैं। एक तो ये कोई लिख रहा है -I, गैलेक्सी कौन है जी, गैलेक्सी J2, -I इफेक्ट कैसे होगा, मजाक समझाया क्या। ये जो CH3 है वो किस तरह का इफेक्ट शो कर सकता है बेटे। तो यहाँ पे CH3 क्या है कि CH3 इज गोइंग टू बी पुश द +I, तो +I इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में +I इफेक्ट शो करेगा। जब आप अल्काइल ग्रुप को बेंजीन रिंग पे लगाते हैं तो अल्काइल ग्रुप का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेटा, +I इफेक्ट होता है, राइट। सो नाउ उसके बाद आप क्या सोच सकते हैं, ये तो +I है ही, उसके बाद क्या कर सकते हैं, नाउ ये C है और H है और H है और H है, राइट बेटा। उसके बाद हमने आपको यही बताया था कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत बढ़िया, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट तो शो कर ही सकता है बेटा, उसके बाद ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। यानी अल्काइल ग्रुप जब बेंजीन रिंग से हम अटैच करेंगे तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अलावा ये हाइपर कंजुगेशन भी शो कर सकता है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है आपको कितना हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तीन हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर शो कर सकता है। फिर सैलिगुलेरिया, ये ऑर्थो मेटा पैरा आपको दिखता है बेटा, ये ऑर्थो मेटा पैरा आपको दिखता है। ऐसे मत बिहेव करो, ऑर्थो मेटा पैरा कैसे दिखता है, ये 11वीं क्लास का बच्चा हो क्या, इसका तीनों एक ही है। ये ऑर्थो मेटा पैरा कब होगा, जब हम ग्रुप लगाएंगे तब होगा, ठीक है। नाउ 1 2 3, 1 2 3 हो गया स्ट्रक्चर। अब देखो, जैसा कि आपने बताया, कि बिल्कुल सही बताया कि इसमें +I इफेक्ट होता है और एक हाइपर कंजुगेशन होता है और 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। बच्चों अगर मैं, अभी तक तो आप सेम कह रहे थे, सेम सिचुएशन, इफ आई इंट्रोड्यूस हियर, अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ कि डिफरेंस आपको पता चले। नाउ यहाँ पे अब हम CH2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस करते हैं, CH2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस किया और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव इंट्रोड्यूस किया। अब आप इसको ऑर्थो मेटा एंड पैरा कह सकते हैं। ये कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में CH2 पॉजिटिव, अगर आप यहाँ पे CH3 ग्रुप लगाते हैं तो ऑर्थो, और यहाँ पे लगाते हैं तो मेटा, और यहाँ पे लगाते हैं तो पैरा, राइट। इस कार्बोकैटायन के रेस्पेक्ट में आप ऑर्थो मेटा एंड पैरा ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इन सभी तमाम में जो मैंने लिखा इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चंस की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये फोर्थ है आपका। नाउ दिस इज योर फोर्थ। सो अगर मैं देखें तो मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि जो इफेक्ट है बेटा वो इफेक्ट लिखें आप। इफेक्ट क्या होगा मुझे बताएं। ये जो CH3 ग्रुप है, ये जो CH3 ग्रुप है वो क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है। ये जो फर्स्ट CH3 ग्रुप आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है। तो ये जो CH3 ग्रुप ले सकते हैं,
ये क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है? देखिए, एक तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसमें किसी को डाउट नहीं है। दूसरा, इसके हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए खूब ध्यान समझने की जरूरत है। इसके हाइपर, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव चार्ज है ना बेटे, तो इसके हाइपर कंजुगेशन शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि ये डबल बॉन्ड यहां जब शिफ्ट करेगा तब जा करके आप देखो कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। डबल बॉन्ड CH2 and then there is a positive charge, and that positive charge is going to stabilize by the hyper conjugation। क्योंकि हाइपर कंजुगेशन में आपने क्या पढ़ा था कि जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में कोई अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए, तब जाके हाइपर कंजुगेशन होता है। सो देयरफॉर दिस हाइपर कंजुगेशन इज पॉसिबल इन द केस ऑफ ऑर्थो। सो प्लस हाइपर कंजुगेशन भी होगा, और हाइपर कंजुगेशन इसमें 3 होंगे, ठीक है। H1 के साथ होगा, H2 के साथ होगा, H3 के साथ होगा। लेकिन अगर आप सेकंड की बात करें तो आई थिंक यू ऑल एग्री विथ मी, सेकंड के साथ ओनली एंड ओनली, केवल एंड केवल प्लस आई इफेक्ट होगा, नो हाइपर कंजुगेशन। यानी दिस CH3, जब CH3 बेंजीन रिंग के साथ तो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है, लेकिन ये CH3 CH2 पॉजिटिव के साथ हाइपर कंजुगेशन शो नहीं कर पाएगा। क्यों? चूंकि देखो, अगर हम बात करें, यहां से बात करें तो देखो क्या होगा, ये आप इसको मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो, अगर मैं लिखूं इसको C, देन C, देन C और देन C और देन C, दिस इज, मान लीजिए इसके ऊपर CH3 है, CH3 है यहाँ पे। अब देखो CH3 है, नाउ दिस कार्बन इज 1, दिस कार्बन इज 2, दिस कार्बन इज 3, दिस कार्बन इज 4 एंड दिस कार्बन इज 5, एंड 5 वाले कार्बन के ऊपर में CH2 पॉजिटिव है, एंड देन जो है 6 कार्बन यहाँ पे है, C6 यहाँ पे है, दिस C6 यहाँ पे है, ठीक है, दिस इज C6। अब द डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन व्हाट, 1 and 2, the double bond is in between 3 and 4, 3 and 4, and double bond is in between 3 and 4, and double bond is in between 5 and 6, 5 and 6। so therefore अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज देखिए जो इस कार्बन के ऊपर है, ये पॉजिटिव चार्ज पहुंच ही नहीं सकता यहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता। ये वाली पॉजिटिव चार्ज कैसे नहीं आ सकती? क्योंकि कंजुगेशन कहाँ है। तो अगर ये कंजुगेशन करेंगे तो ये वाला कंजुगेट जब तक कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, कार्बन नंबर 1 पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तब तक ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। और वह पॉजिटिव चार्ज कैसे, कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो CH और H है और H है, और इस तरह का कोई C है, डबल बॉन्ड C है एंड देन C है एंड देन CH2 पॉजिटिव, ऐसा कुछ है मान लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, ये पॉजिटिव चार्ज जो इस कार्बन पे है, बाय द रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? तो समझ में आ रहा है आपको? ऐसा ला सकते हैं, CH और H और H एंड देन C एंड देन पॉजिटिव चार्ज एंड देन डबल बॉन्ड, उसके बाद में C एंड देन डबल बॉन्ड CH2। सो व्हाट आई कैन से कि अब यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, लेकिन मेटा पोर्शन के ऊपर अगर आप CH3 लगाएंगे तो ये CH3 किसी भी तरीके से यहाँ पर, यहाँ जो CH2 पॉजिटिव है उसके साथ हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मेटा पोर्शन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, मेटा पोर्शन पे सिर्फ ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें इस पोर्शन के ऊपर में, पैरा पोर्शन के ऊपर में, देखो CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे CH3 चार्ज है। सो सिंपली देखो, अगर आप इसको पुश करोगे और इसको पुश करोगे तो यहाँ पे एक साथ क्या हो सकता है कि डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, CH2 हो सकता है एंड देन डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे CH3 पॉजिटिव हो सकता है, एंड देन इस अल्फा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाला कार्बन अल्फा है और अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। सो देयरफॉर यू कैन से देयर इज ए हाइपर कंजुगेशन। आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके H और इसके H ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो सिंपली इन अ नटशेल आई वांट टू समराइज कि मान लो अगर हमारे पास ये कार्बोकैटायन है,
ये कार्बोकैटायन। सो इफ आई राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, एक यहाँ जाएगा। सो इफ यू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोकैटायन, तो क्या मिल सकता है? CH2 यहाँ आ सकता है, ठीक है। तो CH2 यहाँ आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, एंड देन HH। आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आया है। एंड इफ आई राइट फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन आप ये देखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे पहुंच गया है, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे किस पोजीशन पे आया है? पैरा पोजीशन पे आया है। सो आपने देखा क्या कि मेटा वाला जो पोजीशन था उसको किसी भी सूरत में बाईपास हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव चार्ज किसी भी सूरत पे मेटा पोजीशन पे नहीं आ सकता। फर्दर इफ यू राइट हियर, तो अगर आप फर्दर लिखेंगे तो देखिए फर्दर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे मूव कर गया। सो फर्दर पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू मूव हियर, राइट, CH2, एंड देन फर्दर एक और लिखेंगे तो जहां से पॉजिटिव चार्ज आया था वहीं पहुंच जाएगा। सो पता ये चला कि पॉजिटिव चार्ज आपने क्या देखा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है, या आपको पैरा पोजीशन पे हुआ है। इसका मतलब अगर इस CH2 रेस्पेक्ट में अगर ये कार्बोकैटायन है और अगर हम CH3 ऑर्थो पोजीशन पे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या दिखता है कि ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसलिए यहाँ का CH3 हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। या पैरा पोजीशन पे अगर आप CH3 लगाएंगे तो पैरा पोजीशन के ऊपर CH2 पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ CH3 लगाएंगे तो ये हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, चूंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है, राइट। और इसका मतलब अगर हम CH2 पॉजिटिव मेटा पोजीशन पे लगा दे, CH2 पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में CH3 मेटा पोजीशन पे लगा दें, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं हो सकता। तो इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेशन होंगे, इसमें भी 3 हाइपर कंजुगेशन होगा, लेकिन CH3 का इस कार्बोकैटायन के लिए कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, नो हाइपर कंजुगेशन। हाँ, CH3 का बेंजीन रिंग के साथ हो सकता है, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ तो सभी में बराबर है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कि कौन CH2 पॉजिटिव जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पहुंचा सकता है, राइट है कि नहीं है। सो देयरफॉर व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे शायद आपने कुछ ऑर्डर बताया भी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड होगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड में प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है और हाइपर कंजुगेशन से भी जा रहा है। और यहाँ भी फर्स्ट एंड सेकंड बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस आई भी लगेगा और हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा। यहाँ पे प्लस आई भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, यहाँ पे प्लस आई भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट एंड थर्ड होगा। एंड फर्स्ट एंड थर्ड में अगर आपको डिसाइड करना है तो फर्स्ट में भी हाइपर कंजुगेशन है और 3, और थर्ड में भी हाइपर कंजुगेशन है और 3, that will not decide on the basis of hyper conjugation, they will decide on the basis of inductive effect. तो आई थिंक सबसे ज्यादा फर्स्ट होगा, देन आपका थर्ड होगा, देन आपका सेकंड होगा, देन आपका फोर होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फोर्थ, फोर्थ में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब कोई दिक्कत है किसी भी कंसेप्ट में कहीं भी तो बता सकते हो। थर्ड फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि थर्ड के केस में क्या है, थर्ड फर्स्ट कैसे हो सकता है? थर्ड में भी हाइपर कंजुगेशन बराबर है और फर्स्ट में भी हाइपर कंजुगेशन बराबर है, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो थर्ड मतलब पैरा पोजीशन वाला, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, एंड देन 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ के ऊपर CH3 है, ये तो थर्ड है जब वो आपका पैरा पोजीशन है तो। और जो फर्स्ट है वो CH2 फर्स्ट, देन सेकंड, और यहाँ पे CH3 है।
ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इसका देखिए, और इसका प्लस आई देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जितना पास होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के, तो जितना पास में होगा वो ज्यादा पुश करेगा, ये दूर है ये कम पुश करेगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट अगर बात करें तो इस वाले केस में, ऑर्थो वाले केस में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। पिछली वाले एग्जांपल में माइनस आई इफेक्ट था और यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, तो माइनस आई इफेक्ट जितना दूर रहे उतना अच्छा है, और प्लस आई इफेक्ट जितना पास रहे उतना अच्छा है। इसलिए ऑर्थो वाले की स्टेबिलिटी पैरा वाले से ज्यादा होगी। नाउ अब चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, एंड शॉर्ट में इसको कभी कभी लोग सर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, कभी कभी इसको लोग सर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक सिस्टम्स है, इस तरह का कोई ग्रुप आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। जैसे मान लो एक कोई इस तरह का सिस्टम है, लेट अस एज्यूम ये n है, और यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, H और H है, राइट। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप सब समझते हैं कि बेंजीन के अंदर ये जो ऑर्बिटल्स है, ये सब पी ऑर्बिटल ये सब पैरेलल होते हैं, हाफ लोब बेंजीन के ऊपर और हाफ लोब बेंजीन के नीचे, सब पैरेलल होते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करता है। तो नाइट्रोजन जब अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करता है, वो कैसे करता है? सो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स और यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो ऑर्बिटल ये दोनों पैरेलल होते हैं, तभी दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन। सो मैंने आपसे पहले ही कहा है, जब भी इलेक्ट्रॉन, जब आप ऐसे लिखते हो, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से कहीं पे रिप्रेजेंट करते हो, सॉरी, यहाँ पे आप जैसे ये आर है और ये आर है, एंड दे आर गोइंग टू शो लाइक दिस। सो व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस, इस तरह से एरो जब रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है द ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एंड द ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन एंड ऑर्बिटल दिस प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन आर पैरेलल। पैरेलल से ही कंजुगेशन होता है। सो देयरफॉर इफ वी राइट लाइक दिस, और यहाँ पे n, और ये इसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड देन n डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो नाइट्रोजन से 1, कार्बन 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये नाइट्रोजन से लेकर के इस ऑक्सीजन नंबर 7 तक का जो एटम है, सब वो कंजुगेशन का पार्ट है। ये आपको पता है, नाइट्रोजन से लेकर के ये कार्बन तक, ये नाइट्रोजन से लेकर के ये ऑक्सीजन नंबर 7 तक सभी कंजुगेशन का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन नंबर 1 के जो ऑर्बिटल्स हैं से लेकर के ऑक्सीजन नंबर 7 तक की ऑर्बिटल, यहाँ कार्बन पे 2, कार्बन पे 3, कार्बन पे 4, कार्बन पे 5, नाइट्रोजन पे 6 और यहाँ 7, सब एक साथ इस तरह से पैरेलल स्पेस में होंगे। अगर आप कॉपी बना लें, क्या बना लें, एक कॉपी, सपोज कीजिए आप एक, ये आपकी कॉपी है, तो कॉपी के ऊपर इन सबको रखेंगे, तो बिल्कुल हाफ लोग कॉपी के ऊपर और हाफ लोग कॉपी के नीचे, हाफ लोग कॉपी के ऊपर और हाफ लोग, इस तरह से एक कॉपी आप डेस्क पे जिस टेबल पे पढ़ रहे हैं उस पर कॉपी रख लीजिए। तो ऑल द 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट, ये उन सभी 7 ऑर्बिटल कॉपी पर होंगे, जिसका आधा लोग कॉपी के ऊपर और आधा लोग कॉपी के नीचे होगा। They are parallel and therefore the electron is going to push like this। इस तरह से कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्ट्रॉन। समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ये होता है कि मान लिया जाए ध्यान सुनिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है
ये नाइट्रोजन, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर देना है, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के अंदर देना है। नाउ ये N डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। समटाइम्स इट हैपेंस हियर इज द हाइड्रोजन और हियर इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज ए टेनिस बॉल, टेनिस बॉल का साइज हाइड्रोजन का समझ लीजिए, और मान लीजिए हाइड्रोजन को हटा करके एक फुटबॉल लगाते हैं। फुटबॉल, लेट्स से द साइज ऑफ फुटबॉल इज दिस एंड द साइज ऑफ फुटबॉल इज दिस। सो अगर ये नाइट्रोजन के ऊपर जो एटम है और ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो एटम है सब एक ही प्लेन में होंगे, देन व्हाट विल हैपन, तो ये जो CH3 मान लेते हैं बल्कि ग्रुप और ये जो CH3 है बल्कि ग्रुप, व्हाट दे विल डू, ये सभी एक ही प्लेन में होंगे, और जब प्लेन में होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्सन से बचने के लिए ये जो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग रोटेट कर जाता है, और रोटेशन से क्या होता है कि मान लीजिए ये आपकी कॉपी है इस तरह से, ये एक कॉपी है, मान लीजिए आप अपनी कॉपी यहाँ पे रखें और एक और कॉपी इसको डेस्क पे ऐसे सटा के रखें, ठीक है, दो कॉपी है। फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर में मैं कह रहा हूं कि एक कॉपी तो ऐसे ही होगी फिर से, और ये जो दूसरी कॉपी है ये आप ऐसे ड्रॉ करें कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, मतलब आधा लोब ऊपर, ये अब चला गया एंड देन ये कॉपी नीचे चला गया। सो इफ यू सी द रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी इज परपेंडिकुलर, जबकि यहाँ पे फर्स्ट कॉपी एंड सेकंड कॉपी दोनों क्या था, पैरेलल था। तो जब पैरेलल होंगे तो यहाँ का जो ग्रुप है और यहाँ का जो ग्रुप है एक दूसरे को रिपेल करेगा, और यहाँ जो ग्रुप है और यहाँ जो ग्रुप है एक दूसरे को रिपेल करेगा। इस रिपल्सन से बचने के लिए, इस रिपल्सन से जैसे मान लीजिए ये आपका हैंड है ऐसा और ये आपका हैंड है, इन दोनों का आमने सामने लाइए तो ये एक दूसरे को भिड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हैंड आपका ऐसा हो गया और इसको उठा दीजिए, एक हैंड ऐसे कर, तब इन दोनों में आपस में रिपल्शन नहीं होगी। तो अगर एक प्लेन के अंदर होगा तो रिपल्शन होगी। कनीज फातिमा अपना वीडियो ऑफ कीजिए। तो व्हाट विल हैपन, ये जब आमने सामने होंगे तो एक दूसरे को तो रिपेल करेंगे, और इस रिपल्सन से क्या होगा, इस रिपल्सन से क्या होगा, प्लेनेटी डिस्टॉर्ट करेगी और डिस्टॉर्ट करके वो यहां पहुंच जाएंगे। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन व्हेन द नाइट्रोजन ग्रुप, इस केस में जब ये H है और ये H है तो स्मॉल ग्रुप होते हैं, और यहाँ H है और यहाँ H है तो स्मॉल ग्रुप होते हैं। लेकिन H को हटा करके और इस H को हटा करके आप बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस करेंगे, फुटबॉल इंट्रोड्यूस करेंगे, फुटबॉल इंट्रोड्यूस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल ईच अदर, और रिपल्सन से ये इस तरह का फिगर अडॉप्ट कर लेगा। तो जब ऐसा अडॉप्ट कर लेगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो ऑर्बिटल है वह कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ अब उतना पैरेलल नहीं होगा जितना पैरेलल होगा, एंड देयरफॉर कंजुगेशन जो है बेटा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना, इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना। किसको रोकना, रेजोनेंस को रोकना। तो रेजोनेंस होने के लिए या कंजुगेशन होने के लिए द p ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। तो अगर कोई भी फैक्टर जो प्लेनरिटी से डिस्टॉर्ट करती है, कोई फैक्टर्स जो प्लेनेरिटी यानी पैरेलल होने से डिस्टॉर्शन करती है, तो वहां पे रेजोनेंस जो है वो कम हो जाएगा या ऑलमोस्ट इनहिबिट हो जाएगा, एंड इसी इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है। सो ऑर्थो पोर्शन के ऊपर देखो, जैसे मान लीजिए ग्रुप है, सो व्हाट विल हैपन, अभी ये ऐसा मान लीजिए ये एक केस है दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड्स, मान लो ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, तो ये OH है। सो व्हाट विल हैपन, ये आप इधर से इधर रेजोनेंस कर सकते हो ना, क्यों कर सकते हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वह आपको इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, O- और OH ऐसा लिख सकते हो, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और इसका मतलब जैसे ही आपने लिखा तो यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ सब ऑर्बिटल पैरेलल होंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर इसी बेंजोइक एसिड के केस में
मान लीजिए इसी के केस में when you put a bulky group, not hydrogen, you put a bulky group either one side or both side, then what will happen? अभी जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग मान लीजिए एक कॉपी ऐसा है और एक कॉपी ऐसा है, दोनों एक कॉपी आमने सामने पैरेलल है, लेकिन जब ग्रुप बिगर हो जाता है, when this group is very bulky और ये बहुत बल्कि हो जाते हैं, तो रिपल्सन से करके बेंजीन मान लीजिए रिंग अगर ऐसे है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये ओपन इस तरह से खड़े हो जाते हैं स्पेस में, एंड जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह से हो जाएगा, अब नो मोर पैरेलल, then orbital present on the carboxylic acids and the orbital present on the benzene ring is no more longer parallel, और इसलिए ये जो कंजुगेशन आप इधर कर रहे थे वह इनहिबिट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। इनहिबिट मतलब रुक जाता है। सो अगर आप ऑर्थो पोर्शन के ऊपर में बल्कि ग्रुप लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में इफ यू पुट ए बल्कि ग्रुप एट ऑर्थो पोर्शन, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को मान लो दिस इज COOH ग्रुप एंड देयर इज अ ग्रुप मान लीजिए मिथाइल ग्रुप, दे विल रिपेल ईच अदर, और रिपल्सन से कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर जो p ऑर्बिटल है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो p ऑर्बिटल है, दे आर नो मोर लॉन्गर पैरेलल इन ऑर्डर टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शंस, एंड अगर पैरेलल नहीं होंगे तो कंजुगेशन जो है वह रुक जाएगा और उसी को इनहिबिट कहते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ठीक है। देखिए नाउ इसको थोड़ा हम समझते हैं और ध्यान से। क्वेश्चन है व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ A इज ग्रेटर देन B, which is A and which is B, please try to understand why the dipole moment, क्वेश्चन ये है why the dipole moment of A, this is A, is greater than B, A का डाइपोल मोमेंट B से हाई क्यों है, ऐसा पूछता है। देखिए आप बचपन में जानते थे कि डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू Q इंटू D, यही होता ना। जितना ज्यादा दो चीजों पे डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट, एक तो Q पे डिपेंड करता है, Q मतलब चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट हाई होगा। मान लीजिए एटम A है और एटम B है, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, A के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है और B के ऊपर -+1 चार्ज है, और A के ऊपर -2 है और B के ऊपर -+2 है। बताइए किस सिस्टम का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, किस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा? चूंकि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। सो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर बोला कि डेल्टा का मतलब होता है बहुत स्मॉल, बहुत छोटा, तो सबसे कम नेगेटिव चार्ज जो है और पॉजिटिव चार्ज जो है फर्स्ट केस में है, और सबसे ज्यादा चार्ज जो है वो थर्ड केस में है, तो डाइपोल मोमेंट जो है सबसे ज्यादा थर्ड का हाई होगा। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। नाउ इफ यू सी इन दिस केस ए के केस में क्या है? ए के केस में अगर आप देखोगे तो इन केस ऑफ ए अभी ये मॉलिक्यूल मान लीजिए न्यूट्रल है, NH और H न्यूट्रल है मान लीजिए, और यहाँ पे NOO लगा है, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव। आप सब समझते हैं कि NO2 ग्रुप इज ए -R ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा? ये यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ये यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, और ये यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। तो जब फ्लो करेगा तो इस केस में ऐसे बनेगा डबल बॉन्ड NO नेगेटिव और O नेगेटिव, और देयरफॉर ये N और H और H पॉजिटिव चार्ज होगा, ये बनेगा। इस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाने के लिए कंजुगेशन होना जरूरी है। अगर कंजुगेशन नहीं होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन से आया है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज तो इसका ओरिजिनल है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, दोनों मिलाकर के 0 हो जाएगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, इस जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आपने लाया है और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज लाया है,
इस पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इस तरह का कंजुगेशन होना जरूरी है। मान लीजिए एक के अंदर ऐसा कंजुगेशन होता है, लेकिन बी की जब बात करेंगे तो इन केस ऑफ बी व्हाट विल हैपन, देयर इज ए सेम सिस्टम। सिस्टम में बच्चों कोई तब्दीली नहीं हुई है, कोई चेंज नहीं हुआ है, वही सेम सिस्टम से, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या हुआ सो देखिए, यहां पे क्या लगाया, देयर वाज एच, इनिशियल देयर वाज एच एंड देयर वाज एच, जबकि उस एच के बदले यहाँ पे CH3 लगाया। जाहिर है द साइज ऑफ एच इज इक्वल टू, एच का जो साइज है वो टेनिस बॉल माने तो CH3 का जो साइज है वो फुटबॉल मानना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू आर पुटिंग अ बल्की ग्रुप लाइक फुटबॉल, CH3 लाइक फुटबॉल CH3। सो यहाँ रिपल्शन होने से ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है, रोटेशन की वजह से नाउ यहाँ पे रिपल्शन होगी किसके बीच के बीच, मिथाइल के बीच और NO2 ग्रुप के बीच में। तो रिपल्सन से NO2 ग्रुप और बेंजीन रिंग का जो p ऑर्बिटल वो नो मोर पैरेलल। एंड सिमिलरली यहाँ पे जो अब क्या लगाया है, CH3 ग्रुप लगाया है, एंड CH3 ग्रुप इज इवन बल्की ग्रुप। तो यहाँ पे बल्की ग्रुप होने से अगेन NO2 NH2 ग्रुप जो है, इस NH2 ग्रुप के बीच रिपल्शन होगा, और इस रिपल्शन से क्या होगा बेटे कि इस नाइट्रोजन के ऊपर जो p ऑर्बिटल है और बेंजीन रिंग के ऊपर जो p ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन से लेकर के इस नाइट्रोजन तक इस केस में लेस पैरेलल होगा p ऑर्बिटल, और अगर पैरेलल नहीं होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड इफेक्ट की वजह से, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस होने की वजह से the p orbitals are no more longer parallel and therefore less effective conjugation। और अगर कंजुगेशन मोर इफेक्टिव होगा, कंजुगेशन अगर ज्यादा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर डोमिनेट करेगा जहां पे चार्ज है, और अगर चार्ज होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। सो देयरफॉर आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ A इज ग्रेटर देन B। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि B वाले केस में NO2 ग्रुप के साइड से भी देखे तो CH3 ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप के साइड से देखे तो CH3 ग्रुप आ गया, रिपल्शन होगी और रिपल्शन होने की वजह से NH2 के नाइट्रोजन से NO2 के नाइट्रोजन तक p ऑर्बिटल यहाँ लेस पैरेलल होंगे B में, और जब p ऑर्बिटल लेस पैरेलल होंगे तो क्या होगा, कंजुगेशन कम होगा, और जब कंजुगेशन कम होगा तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जितना आएगा बेटा उतना ही बेटर, उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। सो हियर आई वांट टू टेक 1 मिनट ब्रेक, इसके बाद फिर मैं लौट के पढ़ाता हूँ।
सो आई थिंक ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। नाउ देयर इज अ नेक्स्ट स्लाइड एंड क्या कहता है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, एक NO बॉन्ड दिया है, प्लीज सी, ये कार्बन है, C और N बॉन्ड, एंड दैट इज कॉल्ड बॉन्ड A नाम दिया इसका, A। और यहाँ पे एक बॉन्ड है, दैट इज ऑल्सो कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड B। क्या लगता है आपको, विच बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर? दोनों CN बॉन्ड है, एंड विच बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर? विच बॉन्ड शुड बी स्ट्रॉन्गर? तो इसका मतलब है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसके अंदर रेजोनेंस ज्यादा हो सकता है। वेरी गुड, बहुत एक्सीलेंट आंसर दे रहे हैं। द B इज स्ट्रॉन्गर, व्हाई? बिकॉज आप सब जानते हैं कि अगर आप बेहतरीन आंसर दे रहे हैं आप लोग, B इज स्ट्रॉन्गर। व्हाई B इज स्ट्रॉन्गर? मैं रीजन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि B स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब आप देख रहे हैं अभी तो सिंगल बॉन्ड है, ये N और O के बीच ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों। तो अगर मान लीजिए रेजोनेंस जब होता है तब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे और इधर की तरफ जाएगा। तो रेजोनेंस होने से क्या देखते हैं आप कि यहाँ पे तो N हो जाएगा, O निगेटिव हो जाएगा और O नेगेटिव हो जाएगा, एंड देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा। इस रेजोनेंस से क्या देखते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, और जाते हैं कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये वीक होगा, डबल बॉन्ड है तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रिपल बॉन्ड तो उससे भी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा। उसी तरह से नाइट्रोजन में भी चलता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, कम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो व्हाट आई वांट टेल यू कि जो स्ट्रेंथ होगी, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इज ड्यू टू द रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से होगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस होना जरूरी है। तो जब आप इस केस में जब आप B की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पे एक छोटा बॉल है, हाइड्रोजन एज ए टेनिस बॉल, दिस इज हाइड्रोजन एज ए टेनिस बॉल। लेकिन जब आप A की तरफ डालेंगे तो NO2 ग्रुप का रिपल्सन जो है वो I से है, I बहुत बिगर ग्रुप होता है। तो व्हाट विल हैपन, दे विल रिपेल ईच अदर, और रिपल्सन से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है और जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, ये कार्बन ऑन द बेंजीन रिंग और नाइट्रोजन और NO2 ग्रुप के जो p ऑर्बिटल है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर्स ड्यू टू दिस रिपल्शंस, एंड इसीलिए उसमें कंजुगेशन कम होगा। तो कंजुगेशन कम होगा तो ये वाली बॉन्ड तो वीक होगी, ये वाली बॉन्ड तो वीक होगी, लेकिन ये वाली बॉन्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्योंकि कंजुगेशन होने से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आने से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। इसको आप पढ़िएगा घर पे, यहाँ पे एग्जैक्ट बॉन्ड लेंथ वगैरह भी दिया हुआ है, A का कितना है और B का कितना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एनिलीन इज वीक बेस एज कंपेयर टू अमोनिया? अमोनिया की कंपेरिजन में एनिलीन वीक बेस क्यों है? सबसे पहली बात यह है कि अमीन की बेसिसिटी, अमोनिया की बेसिसिटी होती किसकी वजह से? बेस मतलब दे आर गोइंग टू ट्रांसफर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया की जो बेसिसिटी होगी, ध्यान सुनिए, ये जो अमोनिया की बेसिसिटी है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बेसिसिटी ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन के ऊपर जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेटा ध्यान सुनिए, नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस NH3 की, अमोनिया की बेसिसिटी है। सो इसी की वजह से इसकी बेसिसिटी होती है। इसका मतलब है जितना ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितना कम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही कम होगी। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है तो बेसिसिटी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन के ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है तो बेसिसिटी घटेगी, राइट? सो इन दिस केस इफ यू सी, नाइट्रोजन के ऊपर अगर आपने, अब क्या हुआ, अभी देखिए ये H है
इस H को रिप्लेस करके आपने लगा दिया H और H, H और H लगा दिया। अब एक H को हटा करके एक फिनाइल रिंग लगा दिया। एज ए फिनाइल रिंग अगर आप देखेंगे तो व्हाट अब क्या होगा, यहाँ पे चलेगा H वर्सेस फिनाइल रिंग, यही चलेगा ना। अब डिफरेंस तो यही हो गया, एक में H एक में फिनाइल रिंग ज्यादा है। नाउ वी हैव टू फोकस व्हाट द फिनाइल रिंग इज गोइंग टू डू। तो H के रेस्पेक्ट में एक फिनाइल रिंग का माइनस आई इफेक्ट है, और H के रिस्पेक्ट में एक ये जो फिनाइल रिंग है वो माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा। फिनाइल रिंग माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा। कैसे? फिनाइल रिंग NH2 के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, फिनाइल रिंग माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ये ग्रुप यहाँ से पुश करेगा और पुश करके ये इधर की तरफ मूव करेगा। सो जब ये पुश करेगा और इधर की तरफ मूव करेगा, देन व्हाट विल हैपन, इसका मतलब डबल बॉन्ड हो गया, NH हो गया और H हो गया, and now you are finding the ammonia having nitrogen having positive charge and therefore the pair of electron and H is here H. So बच्चों, अब जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर था, अब उसी नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और आप जानते हैं ये कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर थोड़ी ना होती है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर, ये तो ऐसे रेजोनेंस ड्रॉ किया गया। लेकिन आप देखते हैं कि वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शोज द पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव चार्ज होने से तो ये तय हो गया कि नाइट्रोजन पे इस नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वह आने वाले ग्रुप को, यानी पीएच और NH2 ग्रुप है और यहाँ पे H प्लस है, बेसिसिटी मतलब एफिनिटी टुवर्ड द H प्लस, तो यहाँ पे ये और ये जो NH3 है और ये H पॉजिटिव और यहाँ पे इसका अटैक, तो इसकी हाई एफिनिटी होगी, इसकी हाई एफिनिटी होगी, एफिनिटी होगी, और इसकी लो एफिनिटी होगी। माने H प्लस को इलेक्ट्रॉन देने के लिए इसकी लो एफिनिटी होगी और इसकी हाई एफिनिटी होगी, एंड देयरफॉर व्हाई इट हैज लो एफिनिटी, बिकॉज द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज्ड इन द फिनाइल रिंग, एंड इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है और इसलिए उसकी बेसिसिटी कम होती है। तो अमोनिया की बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होगी और एनिल की बेसिसिटी कम होगी, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वह लोन पेयर में डीलोकलाइज हो जाता है। बच्चों यहाँ पे एक और बात मैं बता दूं कि जैसे जैसे आप फिनाइल रिंग हटाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आपने एक फिनाइल रिंग लगा दिया तो एनिलीन बन गया, दूसरा फिनाइल रिंग लगा दिया और तीसरा फिनाइल रिंग लगा दिया। ये बुक में लिखा है कि जब 3 फिनाइल रिंग लगा लेते हैं तो इट इज नॉट एट ऑल बेसिक, नॉट एट ऑल बेसिक, मतलब ये बेसिक होता ही नहीं, because the pair of electron is extensively delocalized in the benzene rings, so it is not at all basic. It is not at all basic because the pair of electron is extensively delocalized in the benzene rings. So as the number of phenyl ring increases, basicity of ammonia is going to be decreased. Now the question is that why the basicity of A is greater than basicity of B? A की basicity B से ज्यादा क्यों है? What is the difference between A and B? If you see the A के अंदर भी देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, तो इस रेस्पेक्ट में अभी A और अभी B दोनों बराबर हैं, but now here we have the hydrogen as a size of tennis ball and here we have hydrogen as a size of tennis ball, but in this case here we have a football as a methyl group size and here we have the football as a methyl group size. So what will happen, why the aniline was less basic? The reason was इसके ऊपर जो pair of electron है, that pair of electron is going to delocalize into the benzene ring, और इस delocalization का जो प्राइम फैक्टर है, जो प्राइम कॉज है, वो क्या है? द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज करने का जो प्राइम रीजन वो है, वो क्या है? द कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन के ऊपर अगर ये जो बेंजीन जो है उसके ऊपर जो पी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है, अगर वह एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बेटर कंजुगेशन होगा, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, जैसे कार्बन है और नाइट्रोजन है, ये बेंजीन और नाइट्रोजन, बेंजीन का कार्बन के ऊपर पी ऑर्बिटल
और ये नाइट्रोजन के ऊपर जो पी ऑर्बिटल है, दे आर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर ड्यू टू द रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से इन दोनों के अंदर क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन की वजह से ये इस बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट कर जाएगा। और अभी जो मैंने आपके कॉपी के एग्जांपल दिया था कि ऐसा हो गया कि मान लीजिए इस तरह का हो गया, तो ये क्या हो गया कि ये रिंग जो है ये रोटेट करके ऑलमोस्ट जो है इस तरह का खड़ा हो जाता है। अभी लेटर आता है ऐसे, इस तरह से लेटा हुआ दोनों एक साथ, लेकिन अब ये एक खड़ा हो गया रिपल्शन की वजह से। तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, इसलिए पी ऑर्बिटल भी रोटेट कर जाएगा, और पी ऑर्बिटल जब रोटेट कर जाएगा तो नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के अंदर कम आएगा, एंड दैट इज मोर अवेलेबल हेयर, इसके ऊपर इन कंपेयर टू दिस, इसके कंपेरिजन में। इसीलिए ए इज मोर बेसिक ओवर द बी, एंड इट इज ड्यू टू द सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। सर इफेक्ट की वजह से ये हुआ है। इट इज ड्यू टू द मोर बेसिक्स, राइट। नाउ the another question is that's very important, please try to understand question क्या है। ये जो कंपाउंड्स है इसको सुनिए, यहाँ जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये क्या है, मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको कि ये जो दिस कंपाउंड 15 को मैं आपको बना के लिख देता हूँ। 15 क्या है, ये बेंजीन रिंग है और नाइट्रोजन है, और उसके ऊपर में CH3 है और ये CH3 है ये, और इसके ऊपर यहाँ NO2 ग्रुप लगा है, और ये NO2 ग्रुप लगा है यहाँ पे, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, ठीक है। और जो दूसरा कंपाउंड्स है वो ये है, इसमें NH2 है बस, यह NH2 है, और बाकी सब कुछ सेम है, NO2 है और ये NO2 है और ये NO2 है। What they are saying कि this compound is 40,000 times, 40,000 गुना stronger base than this compounds, इससे 40,000 times stronger base है। Again you all know कि how the basicity is and why the basicity is. The basicity is due to the lone pair of electron present on the nitrogen atom. समझ रहे हैं सब लोग? Basicity is due to the lone pair of electron present on the nitrogen atom. यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप है, समझ रहे हैं सब लोग, और NO2 ग्रुप है और NO2 ग्रुप। इसका मतलब NO2 ग्रुप का साइज तो फिक्स हो गया, लेकिन इन दिस केस इफ यू सी there is a hydrogen, the size of hydrogen is small, the size of hydrogen is small, but in this case you see there is a methyl group and the size of methyl group is more. और ये जो steric repulsion है, steric repulsion is directly proportional to size. जितना ज्यादा साइज होगा, steric hindrance is directly proportional to size. जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा steric hindrance होगा। इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जो है ज्यादा प्लेन छोड़ के जाएगा इन कंपेयर टू यहाँ पे राइट में। तो फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर में आई थिंक आप में से किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि द रिपल्शन इज ग्रेटर इन केस ऑफ फर्स्ट, नॉट इन द केस ऑफ सेकंड। सेकंड में भी रिपल्शन है बट फर्स्ट के कंपेरिजन में कम है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया दोनों साइड से। तो रिपल्शन ज्यादा होगी तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग के अंदर है वो डिलोकलाइज्ड कम होगा, और अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के ऊपर ही है तो उसकी बेसिसिटी हाई होगी। तो ये समझ गए आप लोग कि व्हाई द फर्स्ट इज, ये भी जो एक्सप्लेनेशन है इट इज ड्यू टू द सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस के ऊपर में एक्सप्लेन किया गया, सर इफेक्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया गया। और सर इफेक्ट के लिए एक चीज याद रखिएगा कि बल्कीनेस बहुत बड़ी बात है, कि अगर ग्रुप बल्की नहीं होगा, अगर ग्रुप बहुत बल्की है तभी सर इफेक्ट लगता है, अदरवाइज सर इफेक्ट का रोल कम होता है। सो यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 और NO2 ग्रुप में रिपल्सन सफिशिएंट है, और इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में कम आ पाएगा, और बेंजीन रिंग में कम आ पाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा अवेलेबल होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा अवेलेबल होगा तो उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। एक तो ये बात है। दूसरे बुक में ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे के सेकंड के अंदर हाइड्रोजन है, और दे में
फॉर्म्स ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से क्या होता है, ये 6 मेंबर रिंग हो गया और ये 6 मेंबर रिंग हो गया। देख रहे हैं ध्यान से। सो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप है और ये H है और ये H है और ये H है, मान लीजिए ये अगर खुला हुआ है, ये दोनों खुला हुआ है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, लेकिन इन दोनों को लेकर के 1 मीटर की वायर से बांध दीजिए और इन दोनों को लेकर के 1 मीटर की वायर से बांध दीजिए, तो सिस्टम जो हो गया वो क्या हो गया बेटा, रिजिड हो गया। सिस्टम क्या हो गया, वो रिजिड हो गया। ठीक है। सो अगर सिस्टम दोनों को अटैच कर देंगे तो रिजिड हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ दिस ग्रुप, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हो गया, N हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया, और CH3 में तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन है बट कार्बन से अटैच है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से अटैचमेंट होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो यहाँ हाइड्रोजन है बट नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज अटैच विद द कार्बन। तो यहाँ पे केस में जो NO2 ग्रुप है और यहाँ जो NO2 ग्रुप है, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर इस तरह का रिंग नहीं बन सकता, 6 मेंबर रिंग। और रिंग बनने से क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल रिजिड हो गया, और रिजिड होने से क्या हो गया कि p ऑर्बिटल प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन, और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वह ज्यादा पैरेलल हो गए, और ज्यादा पैरेलल हो गए इसका मतलब कंजुगेशन और ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, और जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर भाग जाएगा। सो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन होने की वजह से NO2 ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से ये 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 6 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया, और रिंग बनने से सिस्टम रिजिड हो गया, और रिजिडिटी से p ऑर्बिटल ज्यादा पैरेलल हो गया, और अगर ज्यादा पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, कंजुगेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन में ज्यादा भाग आएगा। मुझे तो यही रोकना था इसको H+ को देने के लिए, लेकिन ये रुका नहीं। रिजिड सिस्टम में कंजुगेशन ज्यादा होता है क्योंकि p ऑर्बिटल के पैरेलल होने के चांस ज्यादा होते हैं, इसीलिए द कंपाउंड A यानी फर्स्ट इज 40,000 मोर बेसिक इन कंपेयर टू कंपाउंड सेकंड। कंपाउंड फर्स्ट सेकंड से 40,000 मोर बेसिक है। Now there is another effect that is called ortho effect that will explain the basicity of aniline. ध्यान सुनिएगा बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्थो इफेक्ट। दो सिस्टम में लगता है, एक एनिलीन के केस में लगता है और एक आपको लगता है बेंजोइक एसिड के केस में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। ऑर्थो इफेक्ट ध्यान सुन लीजिएगा एक बार। अब जैसे हम तो आपको समझा दिए कि NH3 के केस में और NH2PH के केस में why the NH3 is more basic in comparison to aniline, because इसमें ये ग्रुप का रोल होता है। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर तो हम सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं, अब उसका रोल देखना है हमको। अब मान लीजिए ये एनिलीन है, ये NH2 ग्रुप है और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, एंड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, एंड यहाँ पे भी हमने लगा दिया। और जरा मुझे मैसेज करके बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अभी इसमें डिफरेंस क्या है, अभी इसमें दोनों में डिफरेंस, इतना ही मैंने लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। यू विल फाइंड देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू। तो इसका मतलब है कि जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है बेटे, इसका मतलब यह हुआ कि जितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली बात इसमें ट्रांसफर होने की है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। लेकिन फर्दर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर एक NO2 ग्रुप लगा है। सो दिस इज O स्टैंड फॉर ऑर्थो, सो दिस इज द ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे H है और अब यहाँ पे H को हटा करके एक NO2 ग्रुप लगा है। इसका मतलब नाउ वी हैव टू डिस्कस what is the role of this NO2 group, because this NO2 group is different, और जो डिफरेंस होता है वही आपको एक्सप्लेन करता है। इन जनरल एसिडिटी अगर हम बात करते हैं, एसिड याद दिला दूं आपको, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप
and inversely proportional to electron releasing group acidity. And in general basicity is जो होता है वह directly proportional to electron releasing group and inversely proportional to electron withdrawing group, just opposite. And therefore you can say the basicity is directly proportional to plus R and inversely proportional to minus R. Basicity is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I. बच्चों इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी हम लोगों को इस NO2 ग्रुप जो कि चेंज है means what is the competition is in between H versus and NO2 group. तो मतलब यही आंसर बताएगा. तो अगर हम इनको देखें तो what is the difference between these two, तो डिफरेंस देखेंगे तो इसका इफेक्ट लिखना पड़ेगा. एंड हम सबको पता है कि NO2 का माइनस आई इफेक्ट होता है, राइट. और NO2 यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट भी शो कर सकता है. करेगा नहीं करेगा? क्योंकि आप देखिए NH2 के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, NO2 के अंदर डीलोकलाइज बड़े आराम से हो सकते हैं. कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये कंजुगेशन का पार्ट है, ये बड़े आराम से डीलोकलाइज कर सकते हैं और बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से. सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे NO नेगेटिव और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन, ये कंजुगेशन हो सकता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के हिसाब से बेसिसिटी कम होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बेसिसिटी कम होती है इसकी. और यही देखिए पी के वैल्यू लिखी हुई है, पी के वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी ही ज्यादा बेसिसिटी में पी के वैल्यू ज्यादा होती है तो ज्यादा बेसिक होगा. तो इसका मतलब क्या कहता है कि ये 4.62 है एंड ये -2.28 है. इसका मतलब द डेटा से कि इसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए और है बेसिसिटी. चूंकि आपने देखा बेसिसिटी में ये रिलेशंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर, तो माइनस आर ही तो लग रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई तो लग रहा है. इसका मतलब यह है ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन जो है वह एनिलीन के रेस्पेक्ट में लेस बेसिक है. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बताओ जरा कि ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन की बेसिसिटी कम होनी चाहिए, यह है कि नहीं? बताओ, ऑर्थोनाइट्रोएनिलीन की बेसिसिटी कम होनी चाहिए, है कि नहीं है? यस और नो? इसमें जो हम सोच रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूं इसका जरा सुनिए ध्यान से. मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से है कि नहीं? जो हम सोच रहे हैं उसी हिसाब से है कि नहीं? कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी हिसाब से है कि नहीं? कॉन्सेप्ट कहता है कि माइनस आर है और माइनस आई है तो बेसिसिटी कम होनी चाहिए. तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक है, बिल्कुल. तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज यूजुअल है. प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, ध्यान सुनिएगा. प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि अगर मैं बात करूं तो ध्यान सुनो बच्चों यहाँ पे कि इस केस में एक हमारे पास ग्रुप है, again aniline I have taken and the group is NH2. So in this case if you see this all the system, ये सारे सिस्टम जो है यहाँ पे आपको NH2 ग्रुप रखते हैं और सबकी एनिलीन बेसिक मोइटी है, सभी में एनिलीन जो है वो बेसिक मोइटी है इन सभी सिस्टम के अंदर. एंड देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी बेसिसिटी है. जितना ज्यादा इस पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतनी उसकी बेसिसिटी हाई होगी, राइट. सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड की अगर हम बात करें, अब डिफरेंस क्या है? इसकी पी के वैल्यू 4.62 लिखी हुई है, इसकी पी के वैल्यू 4.38 है और इसमें क्या है, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर CH3 लगा दिया. अब यही बात हमको समझना है, व्हाट वी आर थिंकिंग. अब डिफरेंस क्या है जरा हम देख लेते हैं. अगर हम बात करें डिफरेंस की बात करें तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. यहाँ पे आपने H लगा दिया, राइट, और यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया, यहाँ पे आपने H लगा दिया और यहाँ पे आपने CH3 लगा दिया. और इसका मतलब द कॉम्पिटिशन इज वर्सेस H वर्सेस CH3, H वर्सेस CH3 है. तो कहने का मतलब ये है कि अब CH3 क्या क्या रोल प्ले कर सकता है यहाँ पे. एज ए CH3 बच्चों आप अल्काइल ग्रुप है, जानते हैं कि दे विल शो प्लस आई इफेक्ट, and even at this position the CH3 can participate in the hyperconjugation also. प्लस आई इफेक्ट तो है ही
और CH3 हाइपर कंजुगेशन भी कर सकता है, और हाइपर कंजुगेशन कर करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर सकता है। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करता है तो ये क्या होगा, NH2 ग्रुप होगा, और इसके ऊपर में डबल बॉन्ड होगा, और CH होगा, और CH होगा, और H पॉजिटिव होगा, एंड देयरफॉर देयर इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों आप देखते हैं यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है, उसकी बेसिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो नाइट्रोजन के ऊपर अगर ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेंगे तो क्या होगा, अब इस कार्बन का नेचर प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच जैसे अल्फा इफेक्ट पढ़ाया था ना, याद होगा, बेसिसिटी इंक्रीज करते, दे आर पुशिंग द इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप ये देख लीजिए कि आपने पढ़ा था कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई के। इसका मतलब है, जरा सोचो और बताओ कि फर्स्ट के केस में के रेस्पेक्ट में सेकंड की बेसिसिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? इसमें क्या लिखा है मत देखो, आप सोचो और मुझे बताओ कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड की बेसिसिटी बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए? मोर होनी चाहिए ना, बढ़नी चाहिए ना बेटे। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेकंड की बेसिसिटी बढ़नी चाहिए थी ना, लेकिन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इंक्रीज नहीं हुई, डिक्रीज हो गई। बढ़नी चाहिए थी, यानी पीके वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, जितना पीके वैल्यू ज्यादा होता है उतना ही हाई बेसिक होता है। तो इसका मतलब यहाँ है कि यहाँ पे फर्स्ट के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ H है, और H को हटा करके हमने CH3 लगाया, और CH3 लगा दिया तो इसकी बेसिसिटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट इनफैक्ट द वैल्यू इज लेस, 4.62 इज ग्रेटर है इन 4.38, मतलब वैल्यू को इंक्रीज करने से घट गई। इसका मतलब सेकंड इज लेस बेसिक, ये लेस बेसिक है, ये लेस बेसिक है, ठीक है, ये लेस बेसिक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ OCH3 ग्रुप है और OCH3 का तो एक माइनस आई इफेक्ट होता है, तो ये ठीक है माइनस आई, लेकिन एक प्लस आर भी होता है, तो प्लस आर इफेक्ट इज डोमिनेटिंग फैक्टर, तो प्लस आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी ना, प्लस आर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अभी पिछले साइड में बताया। तो इसका मतलब थर्ड की बेसिसिटी भी अगर इससे कंपेयर करें तो इंक्रीज करनी चाहिए थी, बट थर्ड की बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीज हो गई। और ये कॉन्सेप्ट से परे है, कॉन्सेप्ट कहता है कि आर के डायरेक्टली प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे द सेकेंड एग्जाम्पल एंड थर्ड एग्जाम्पल की बेसिसिटी फर्स्ट से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन नहीं हुई, और दैट इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड on the basis of ortho effect. And what is the ortho effect? Please think. बस मैं इसको बता के खत्म करता हूं, ध्यान सुनिएगा। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है इन केस ऑफ दिस वन? सो ऑर्थो इफेक्ट कहता है कि वो सिर्फ लगेगा एनिलीन के अंदर। ऑर्थो इफेक्ट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ एनिलीन एंड एट ऑर्थो पोजीशंस। ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए अगर ये बेस है, ये बेस है, N और H है और H है, तो H प्लस आप इसको दीजिएगा तो इस बेस का ये कंजुगेट एसिड बनेगा, इस बेस का ये कंजुगेट एसिड बनेगा, दिस इज द कंजुगेट एसिड। ये अगर ये बेस है तो इसका ये कंजुगेट एसिड है। ये फॉरवर्ड है और ये बैकवर्ड है। अच्छा बताओ जल्दी से मैसेज करके 1 सेकंड के अंदर कि एनिलीन इस स्पीशीज को अच्छा बेस होने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होना चाहिए कि बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होना चाहिए? जल्दी बताओ। इसको फास्ट होने के लिए, एनिलीन को अच्छा बेस होने के लिए फॉरवर्ड फास्ट होना चाहिए कि बैकवर्ड फास्ट होना चाहिए? बेस का मतलब क्या होता है कि दे एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, तो एब्स्ट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, तो फॉरवर्ड फास्ट होना चाहिए। फॉरवर्ड फास्ट होने का मतलब और बैकवर्ड स्लो होने का मतलब कि ये बैकवर्ड मतलब पीछे ना जाए, मतलब ये स्टेबल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बेस तब एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है जब उसका एसिड स्टेबल हो, जब उसका एसिड क्या हो, कंजुगेट एसिड स्टेबल हो और वीक एसिड हो। वीक एसिड कहने का मतलब कि H+ को आराम से तोड़ेगा नहीं, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा।
द फॉरवर्ड रिएक्शन इज बेसिसिटी ऑफ species first. Forward reactions is the basicity of this first, and the backward reaction is nothing, it is the acidity of the second species. समझ रहे हो? Forward reaction is basicity of first. Forward क्या है? Forward reactions basicity of compound first. कंपाउंड फर्स्ट एनिलीन की बेसिसिटी कहलाएगी, एंड बैकवर्ड रिएक्शन इस क्या है, पीछे, इज द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड टू। मतलब मैं कह रहा हूं अच्छा बेस होने के लिए, फॉरवर्ड अच्छा होने के लिए बैकवर्ड अच्छा नहीं होना पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेसेस वो होते हैं जिनका कंजुगेट एसिड्स स्टेबल हो और वीक हो, और वीक एसिड्स हो। अब देखिए, एसिड बेस रिएक्शन हम वाटर में करते हैं, वाटर में जनरली पढ़ते हैं, और यहां पे क्या होता है, जो कंजुगेट एसिड इसका बना, देखिए ध्यान से, ये N है और ये H है और ये H है, ये कंजुगेट एसिड है उसका, एनिलीन का। तो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, एंड द हाइड्रोजन इज अटैच विद द नाइट्रोजन विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। एंड वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर आप देखते हैं, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर में NH में नाइट्रोजन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पैराफिल होंगे, इनसे इंटरेक्शन होता है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। और ये जो इंटरेक्शंस है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच होता है, चूंकि वाटर में O और H में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा तो निगेटिव होती है, तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शंस है, और निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होता है तो एनर्जी इज गोइंग टू बी डिक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से सराउंड कर लेते हैं, और इस सराउंडिंग से हाइड्रेशन होती है इसकी, इसको सॉल्वेशन भी कहते हैं। सॉल्वेशन को वाटर है तो हाइड्रेशन कहते हैं, पूरे प्रोसेस का नाम सॉल्वेशन हो गया, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वाटर है तो उसको हाइड्रेशन कहते हैं। सॉल्वेशन होती है, और इस सॉल्वेशन से एनर्जी डिक्रीज करती है, और एनर्जी डिक्रीज करने से क्या होता है, सिस्टम स्टेबल होता है, सिस्टम स्टेबल होता है। तो क्या होता है, जब हम ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर देखो ध्यान से, अगर हम एक बल्कि ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दे, तो ये जो बल्कि ग्रुप है, देख रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन पॉकेट की तरफ है, पॉकेट पॉकेट इस तरह से डब्लू की शक्ल में है, और ये आपका ग्रुप यहां आ जाता है, और ये जो ग्रुप है चारों तरफ से इसको कवर्ड कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और जब ढक लेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल बेचारा बैठा है यहां से, सोच रहा है भाई मुझे तो जाना था, इसको स्टेबलाइज करना, मैं जा ही नहीं पा रहा। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप क्या कर लेता है, इस NH3 ग्रुप को पॉकेट के अंदर रख लेता है, और जिससे वाटर का मॉलिक्यूल के आने के चांस कम हो जाते हैं। और जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कम इधर की तरफ आएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स कम आएंगे, तो जाहिर है उसका सॉल्वेशन कम होगा, और जब सॉल्वेशन कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, साइज की बात कर रहे हैं। अब चाहे NO2 ग्रुप हो, चाहे वो CH3 ग्रुप हो, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, साइज तो होता है, चाहे ग्रुप जो भी हो। सो व्हाट विल हैपन, इट डजंट मैटर कि यहाँ पे आपने कौन सा ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया है, डजंट मैटर। चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के भी साइज होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के भी साइज होते हैं, और जब साइज होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे आ करके ये इसको ढक लेगा। यहाँ पे चाहे रिलीजिंग हो सकता है, चाहे विड्रॉइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और जब ढक लेगा तो उसका सॉल्वेशन कम होगा, और सॉल्वेशन कम होगा तो उसकी बेसिसिटी, इसका जो कंजुगेट एसिड है वह कम स्टेबल होगा, और जब कंजुगेट एसिड कम स्टेबल होगा तो उसका मतलब बेस वीक बेस होगा। और इसीलिए
एनिलीन के केस में प्लीज कीप इन द माइंड, इन केस ऑफ एनिलीन वट एवर द ग्रुप, चाहे वो रिलीजिंग हो चाहे वो विड्रॉइंग हो, ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, सिर्फ एनिलीन बोल रहा हूँ, ऑर्थो पोजिशन के ऊपर अगर आप कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो एनिलीन की बेसिसिटी कम हो जाती है, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। इस क्वेश्चन एग्जाम में नेट में पूछा था कि ये वाले की केस में NH2 के केस में और इस NH2 के केस में, ये NH2 बस हो गया बेटा, NH2 के केस में विच इज मोर बेसिक। लोग बोलेंगे अच्छा CH3 है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये मोर बेसिक होगा, बट आंसर इज ट्रिमेंडसली अपोजिट, दिस इज मोर बेसिक एंड दिस इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से होगा। लेकिन अगर ये केस हो, अगर मान लीजिए NH2 ग्रुप यहाँ है और NH2 ग्रुप यहाँ है, दोनों सेम है, NH2 ग्रुप सेम है, बट इफ द CH3 ग्रुप इज नॉट एट ऑर्थो पोजिशन, दिस इज एट मेटा पोजिशन, तो मेटा पोजिशन पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगता क्योंकि ये दूर हो जाता है रिएक्शन के साइड से, इसलिए इस केस में इसी की बेसिसिटी होगी। और अगर NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है और यहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ये इफेक्ट नहीं लगेगा और इसी की बेसिसिटी ज्यादा होगी। सिर्फ ऑर्थो पोजिशन के बारे में ये बात कही गई। भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो कंसेप्ट के मुताबिक ही था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऐसा लगा दिया और NH2 लगा दिया और Na2 ग्रुप लगा दिया, तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। रिलीजिंग में मेन प्रॉब्लम था, तो रिलीजिंग में भी बेसिसिटी कम होती है, इट इज ड्यू टू द ऑर्थो इफेक्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू। मैं आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कल एक दो कंसेप्ट और रह गया है, कल इसको 10-15 मिनट में खत्म करके हम आपको दूसरी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। सो एक या दो स्लाइड और बताना है, इसमें बता करके मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ आपसे, इसमें पढ़ लीजिएगा, वो देख भी लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा, ठीक है। एक दो कॉन्सेप्ट और बता के कल मैं इसको फिनिश करूंगा, एक या दो स्लाइड रह गए हैं, कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। और अभी जेओसी समझिए कि अब तो रिएक्शन मैकेनिज्म जो भी स्टार्ट करेंगे उस समय ये सब इस्तेमाल होगा और एप्लीकेशंस को और देखते रहेंगे हम लोग, तो करते रहेंगे बीच बीच में, अभी एसिडिटी वेसिसिटी क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग जैसे जैसे आएगा, लेकिन कल कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक दो स्लाइड रह गया, उसको बता करके फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ और कोई डाउट हो तो पूछिए। हेलो सर। जी सर मैं बोल रही थी, आप जब एनिलीन के मतलब एनएन जो डाइमिथाइल के बारे में आप बोल रहे थे कि स्टेरिक हिंडरेंस के वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर जो p ऑर्बिटल मतलब जो ऑर्थो पोजीशन में जो ग्रुप है, जो p ऑर्बिटल वो है और जो पैरेलली जो मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की है, मतलब वो दोनों p ऑर्बिटल तो सेम नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी तो 90 डिग्री एंगल के डिफरेंस में है, वो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं सर, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। कौन सा 90 डिग्री सर सर एन डाइमिथाइल में आप जब बोल रहे थे ना कि NO2 ग्रुप से वो नहीं कर पा रहा था, तो सर एन डाइमिथाइल के केस में जो p ऑर्बिटल जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और जो सर p ऑर्बिटल और जो सर ऑर्थो पोजीशन में जो कार्बन की जो मतलब ग्रुप है जिसके वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, वो p ऑर्बिटल और जो पैरेलल मतलब कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व p ऑर्बिटल है वो तो डिफरेंट है, तो वो कैसे मतलब दोनों डिफरेंट कैसे ये होता है ना, ऐसे इस केस में तो बताया ही था आपको कॉन्जुगेशन कैसे होता है, सब sp2 होता है ना, तो कॉन्जुगेशन कैसे होता है ना इस तरह से। लेकिन सर इसके पास अगर और कोई अगर ग्रुप होगा तो वो ग्रुप तो इस सब एक प्लेन पे पूरे रिंग सिस्टम, अगर आप बेड पे इस कंपाउंड को लटाओगे तो पूरा बेंजीन रिंग और NH2 यहाँ तक बेंजीन मान लीजिए है बेंजीन, तो इसी के प्लेन में बेड के प्लेन में साथ में यहाँ पे N आएगा और ये CH3 आएगा और ये CH3 आएगा, ये कह रहा हूँ। और यहाँ जो p ऑर्बिटल है रिमेनिंग के साथ पैरेलल होते हैं, लेकिन अगर इस के ऊपर कोई बल्कि ग्रुप और इस पर बल्कि कोई ग्रुप लगा देते हैं तब ये जो p ऑर्बिटल है जो नाइट्रोजन के ऊपर, चूंकि ये बेंड कर जाता है, अब ये जो बॉन्ड है वो पैरेलल नहीं होता है, ये बेटा खड़ा हो जाता है, जैसे अभी एक कॉपी ऐसे है और एक कॉपी ऐसे, तो अभी तो सब कुछ बराबर है, यानी बेंजीन वाला और नाइट्रोजन वाला सब एक ही पास है ना, सब CH3 तो यहाँ वाला और यहाँ वाला पैरेलल है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जब रिपल्शन यहाँ पे बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये रिंग तो मान लो बेड के ऊपर ही है, लेकिन ऊपर वाला जो ये जो रिंग है ना, ये ऐसे ना होकर के अब खड़ा हो जाता है, ये प्लेन पे ना रह के कॉपी जो है तुम्हारी परपेंडिकुलर हो जाती है,
और वह इस तरह की हो जाती है, यानी ये पोर्शन ऊपर हो जाता है और ये पोर्शन इसका नीचे हो जाता है, और ये ऐसा अभी अभी बेड पे ही है, तो ये बेड के ऊपर चला गया और ये बेड के नीचे चला गया, इस तरह से 2 कॉपी। ठीक है, तो इस केस में 2 कॉपी ऐसे रखी हुई है, एक साथ रखी हुई है, और इस केस में 1 कॉपी ऐसे और 1 कॉपी ऐसे रखी हुई, परपेंडिकुलर रखी हुई है कॉपी दूसरे की। तो जब रिपल्शन होता है तो परपेंडिकुलर हो जाता है, तो यहाँ जो नाइट्रोजन है उसका p ऑर्बिटल तो वहां चला गया, लेकिन इसका p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर चला गया, लेकिन इसका p ऑर्बिटल अभी भी पैरेलल वैसे ही बना हुआ है। तो दो जो p ऑर्बिटल है कार्बन पे ऐसे और ऐसे अगर रहेंगे तो कंजुगेशन होगा, लेकिन कार्बन पे ऐसे और ऐसे हो जाएंगे तो कंजुगेशन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है रिपल्सन की वजह से नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर हो जाते हैं, और इसलिए नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग में नहीं आ पाता। सिर्फ इस केस में नहीं, जब हम यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगाएंगे तब रिपल्शन होता है। सर जो एनिलीन की बेसिसिटी होगी वो SIR से बताएंगे या फिर इससे क्या था? नहीं, सिर्फ इन केस स्टेबलाइजेशन ऑफ कंजुगेट एसिड। जब एनिलीन की जो बेसिसिटी होगी, ये जो एनिलीन है, जब इसमें ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसकी बेसिसिटी कम होती है, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिस्कस बाय द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से ही डिस्कस होगा सिर्फ इसके पोजीशन, बाकी सभी पोजीशन के ऊपर जो है वो सर इफेक्ट बोलते हैं। ओके सर। ऑर्थो इफेक्ट भी क्या है बेटा, ये ऑर्थो इफेक्ट भी इस तरह से देखे जाते हो तो ये सर इफेक्ट का एक स्पेशल पार्ट है ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो और सिर्फ तो ऑर्थो पोर्शन के ऊपर सिर्फ ऑर्थो इफेक्ट लगाइएगा, बाकी सब पोर्शन के ऊपर में सर इफेक्ट जैसे एजुअल बोलते हैं वैसे बोलते हैं। बट सर बेसिसिटी होगी तो वो तो बिल्कुल डिफरेंस होगी, मतलब ऑर्थो इंक्रीज करेगा। माने कि जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के केस में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब मान लीजिए एक ग्रुप है, समझ रहे हैं, अब ये आपका NH2 ग्रुप है, ठीक है, और NO2 ग्रुप है, ये कल डिस्कस करते हुए ऐसे यहाँ पे NH2 ग्रुप है और एक CH3 ग्रुप, दोनों ही, चलो तो इससे तो हम करेंगे, मान लीजिए ये है NH2 ग्रुप है, राइट, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो बेसिसिटी तो समझ में आई कि भाई ऑर्थो पोजीशन पे चाहे जो भी ग्रुप हो, सर ने बोला कि ऑर्थो इफेक्ट लगता है उसकी बेसिसिटी कम होती है, तो हम तो मान लिए, तो 1 सबसे ज्यादा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन सेकंड एंड थर्ड में तो ऑर्थो इफेक्ट लगता है ना, सेकंड में भी लगेगा और थर्ड में भी लगेगा, नहीं लगेगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पे ये भी है, ऑर्थो पोजीशन पे ये भी है, तो ऑर्थो इफेक्ट तो सेकंड में भी लगेगा, थर्ड में लिखेगा। अब कैसे करें, लेकिन तब अब वही नॉर्मल जो ट्रेंड चलता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का, तब क्या होगा, NO2 ग्रुप कैसा है बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ऑर्थो इफेक्ट दोनों में बराबर हो गया, इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट है और इसमें भी ऑर्थो इफेक्ट है, दो इफेक्ट बराबर, उसको कैंसिल कर दीजिए। अब क्या डिफरेंस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो थर्ड होगा देन सेकंड होगा, समझ में आया? ओके सर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए एनिलीन में। सर एक बार नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन एनिलीन में sp2 होता है बेटा। ओके सर, sp3 नहीं होगा Because the वैसे pair of अमोनिया के? electron is going to participate in the conjugation na? So when the pair of electron is going to participate in the conjugation, the pair of electron is not going to be count. तो अगर ये sp2 नहीं होगा तो बेटा कंजुगेशन नहीं होगा, क्योंकि कंजुगेशन तब होता है जब आपका पूरा पैरेलल सिस्टम होता है, तभी होता है। तो ये मान लीजिए बेंजीन मैंने बनाया, बेंजीन कॉपी पे लटा दिया, कॉपी पे ऐसे बेंजीन सोया हुआ है, फिर आगे नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन भी एक कॉपी पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, और तब जाकर के इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो बेंजीन के अंदर कंजुगेशन, एनिलीन के अंदर कंजुगेशन तो होती है, तो जहां कंजुगेशन है इसका मतलब कि द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू बी काउंट। तो हाइब्रिडेशन में कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते, नॉन कंजुगेटेड को काउंट करते हैं। तो यहाँ काउंट कीजिएगा 1 2 और 3, तो इट इज sp2, 3 sp2। हाँ, कभी कभी क्या होता है जब भयानक ऑर्थो इफेक्ट लगता है, जैसे मान लीजिए इस केस में ऑर्थो इफेक्ट लग सकता है ना, CH3 और CH3, जहाँ पे आप डैम श्योर है कि यहाँ पे अब जो है डाटा आपको कहता है कि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं हो रहा है, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में परपेंडिकुलर हो गया बेंजीन रिंग के साथ, तब आप कह सकते हैं कि इसका sp3 हो गया, तब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। बट नो रिपोर्टेड कोई भी डेटा ऐसा नहीं जहाँ पे 100% कंजुगेशन से स्टॉप हो जाता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे बात होती है बेटा परसेंटेज की। मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे इस केस के अंदर हो गया,
यहाँ पे मान लीजिए आप कह सकते हैं कि सर 100% मान लीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर आप चला गया है, ठीक है, लेकिन इस केस में आप कह सकते हैं कि सर 90% ही गया है। क्यों 90% गया है? Me2 लगा दिया और Ma लगा दिया और Ma लगा दिया। इसमें कहेंगे आप 90% नहीं गया, 10% गया है, तो गया जरूर है, लेकिन आप रेशियो में बात कर सकते हैं। हालांकि इनफैक्ट आप जानते हैं कि अगर आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड N होगा और NH2 होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा बेटे, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा। मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप फर्स्ट ही बोलेंगे ना, चूंकि आपने सीखा है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है तो वो स्टेबल नहीं होता। मतलब ऐसे ही ये कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बहुत लेस स्टेबल है, यही ज्यादा स्टेबल है। फिर भी इसकी बेसिसिटी क्यों कम हुई अमोनिया से, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। समझ बात आ रही है? और ये बोल, लेकिन अगर आप मैं लिख दूं कि फर्स्ट एंड सेकंड में मुझे बताओ कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, तो फर्स्ट ही है। दैट शोज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। लेकिन कंपेरिजन कर रहे हैं ना भाई, NH3 से कंपेयर कर रहे हैं एनिलीन की, ठीक है, NH3 वर्सेस हम एनिलीन की बात कर रहे हैं, तो बोले किसमें ज्यादा चांस है, तो हम कह रहे हैं इसमें ज्यादा चांस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के है। इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि इधर आ सकती है। हालांकि अभी भी नाइट्रोजन के अगर कंपेयर करें और इसकी कंपेयर करें, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की कंपेयर करें, तो अभी भी नाइट्रोजन के ऊपर ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और इसी रीजन से ऐसा नहीं है कि आप H+ दीजिएगा तो H+ जा करके जो बेंजीन रिंग पे अटैक कर जाए कि इसकी बेसिसिटी हाई होगी, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। नो, अभी भी ये अटैक कहां से होगा, नाइट्रोजन के ऊपर ही अटैक होगा H+ का, जो कि नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, राइट। ओके सर, थैंक यू। सर एक बारी एनालिन का कंजुगेट एसिड वाला एक बार दोबारा बताना सर एक बार। वो मैं कह रहा था बेटा कि जैसे कोई भी जो होता है ना, क्या बोलते हैं, कहाँ गया, हाइड्रेशन वगैरह जहाँ पे नहीं हो रहा था, ये मैं क्योंकि कह रहा बल्कि था ग्रुप आ कि गया यहाँ पे क्या हो रहा था, ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये का बेस है और ये कंजुगेट एसिड है। फॉरवर्ड रिएक्शन को हम बेसिसिटी कहते हैं, बैकवर्ड को एसिडिटी कहते हैं, तो समझ में आ गया था ना। मैं कह रहा हूँ कि बेस, ये जो बेस है ना, जिस तरह से कहते हैं ना कि एक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए, उस तरह से बेस के लिए भी कहते हैं कि बेस को अच्छा बेस होने के लिए उसका कंजुगेट एसिड स्टेबल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये जो एसिड बेस रिएक्शन करते हैं वाटर की केमिस्ट्री है मान लो, तो जब ये तुम्हारा बन जाएगा, क्या कहते हैं, अमोनियम आयन जैसा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा H+ लेने के बाद, तो ये आयन जो है, जो कंजुगेट एसिड जिसका नाम हम कह रहे हैं, दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो गया, दे विल पुल द इलेक्ट्रॉन, और H के ऊपर में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आप जानते हैं कि हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन से अटैच है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल होते तो उसमें क्या होता है, डाइपोलर स्पीशीज होते हैं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों इंटरेक्ट करेंगे, और इसी प्रोसेस को इंटरेक्शन बोलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच। तो ये जो इंटरेक्शंस है, इसको इनफैक्ट हम सॉल्वेशन कहते हैं। सॉल्वेशन इन द सेंस कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। और यहाँ पे इसी सॉल्वेंट का नाम हाइड्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। तो इस हाइड्रेशन से क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच इंटरेक्शन होता है बेटे, तो एनर्जी क्या होती है बताइए, डिक्रीज करती है। तो डिक्रीज करेगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। और मैं क्या ढूंढ रहा था कि स्टेबिलिटी ढूंढ रहा था। तो मैं कह रहा हूं कि जब हाइड्रेशन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बात कहा कि जब हम एनिलीन के केस में ऑर्थो पोर्शन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके बल्की ग्रुप लगा देते हैं, तो मैंने कहा देखो ये बल्की ग्रुप लगाएंगे ना तो साइज बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं, और ये पॉकेट की तरह ऐसे डब्ल्यू शेप ले लेगा। डब्ल्यू शेप देख रहे हैं, तो डब्ल्यू जब शेप है, यहाँ पे तुम्हारा NH3 पॉजिटिव है, यहाँ पे जहां मेरा पॉइंटर देखो रेड कलर का, यहाँ पे NH3 पॉजिटिव है और ये इसका बल्की ग्रुप है। तो क्या करता है, दोनों बल्की ग्रुप टच करके वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर घुसने नहीं देता है। जब वाटर का मॉलिक्यूल अंदर नहीं घुसेगा तो ये सॉल्वेट कैसे होगा, जब सॉल्वेट नहीं होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑर्थो पोर्शन के ऊपर आप कोई भी ग्रुप लगा दो। हम तो यहाँ साइज से देख रहे हैं, तो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो उसका भी साइज होता है, चाहे वो विड्रॉइंग ग्रुप हो उसका भी साइज होता है। वो क्या करेगा, NH3 पॉजिटिव को घेर लेगा, पॉकेट के अंदर रख लेगा, और पॉकेट के अंदर रख लेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल इंटर नहीं करेगा। वाटर का मॉलिक्यूल इंटर नहीं करेगा तो सॉल्वेशन कम होगी, सॉल्वेशन कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी।
ठीक है सर। सर इसकी स्टेबिलिटी कम होने से बेस पे क्या वो पड़ेगा, वो पूछना था। इसकी स्टेबिलिटी कम होने से बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा ना। नहीं सर। अगर ये स्टेबल कम है तो बैकवर्ड फास्ट होगा ना, सर बैकवर्ड पीछे की तरफ Yes, जाएगा, sir. यानी टूट जाएगा। बेस कब कहते हैं, जब H प्लस को ले, और बैकवर्ड फास्ट करने का मतलब क्या है, H प्लस को छोड़ता है। एसिडिटी। हाँ। ठीक है सर। तो जब ये स्टेबल रहेगा ना, ये स्टेबल रहेगा ना, इसका मतलब पीछे नहीं जाएगा। अब पीछे नहीं जाएगा तो अच्छा बेस कहलाएगा। और एक सर वो पूछना था, अमोनिया और जो नाइट्रो क्या था, बेंजीन पे नहीं था सर, एक बार वो और बताना, SIR के इफेक्ट के बाद जो बताया था आपने। स्लाइड नंबर सर स्लाइड नंबर तो अभी नहीं पता। वो अमोनिया था सर, एक तो अकेला NH3 और एक हम बेंजीन पे NH2 लगाते हैं, उनके बीच में बताया था सर। वो तो हमने बोला ना, यहाँ है एक अमोनिया NH3 और NO2 ग्रुप लगा दिया। तो NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन क्या करेगा, जब ये विड्रॉ करेगा, NO2 ग्रुप है ना, देखो ये विड्रॉ करेगा तो नाइट्रोजन के लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कम करेगा। जब कम करेगा तो उसकी बेसिसिटी का भी कम होगा। ये तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो जैसा है वैसे होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द बेसिसिटी, बिकॉज आप NO2 ग्रुप लगाने से क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना रेजोनेंस करके, तो नाइट्रोजन के ऊपर बेसिसिटी होने के लिए नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, लोन पे इलेक्ट्रॉन कम है। लोन पे इलेक्ट्रॉन कम मतलब क्या है, बेसिसिटी कम है। क्योंकि अमोनिया की बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे इलेक्ट्रॉन्स होती है। जितना ठीक है, यही पूछ रहे थे कि और कोई था। सर इससे पहले है शायद वो, जहाँ पे सिर्फ अमोनिया और बेंजीन पे NH2 लगा रखा है बस, इसमें तो NO2 का केस है सर, ये नहीं, इससे पहले सर ये सर, ये शायद यही है सर। इसमें क्या है, NH3 को हटा करके आपने H को हटा करके PH लगाया है। PH क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे वो माइनस आर रेजोनेंस में इफेक्ट आ गया। पार्टिसिपेट कराएगा। तो माइनस आई और माइनस आर, पीएच का इफेक्ट, H वर्सेस पीएच में क्या होगा, पीएच माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो पीएच लगने से नाइट्रोजन के ऊपर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको कम करेगा। जब कम करेगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यही पूछ रहे थे, व्हाई एनालिन इज लेस बेसिकली कंपेयर्ड टू। तो पीएच लगने से दे आर गोइंग टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। यही बोल रहा था। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, मुझे प्रीवियस क्लास से एक डाउट था सर। आपने हिस्टामीन का जो बताया था कि मोनोप्रोटोनेशन पे कौन सा डोनर अच्छा होगा नाइट्रोजन के लोन पेयर, सर उसमें मुझे किसका पूछना बताया था। सर हिस्टामीन का आपने बताया था, हिस्टामीन का डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में नहीं बताया था मैंने कुछ। सर। उसके पहले स्टार्टिंग में आपने बताया था जब मोनोप्रोटोनेशन मतलब कि डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी इसमें मोनोप्रोटोनेशन पे, हिस्टामीन का एग्जांपल देते हैं। उसमें क्या डाउट है बेटा, हिस्टामिन का स्ट्रक्चर? सर उसमें ये था कि जैसे आपने एक नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन थे हमारे सर, उसमें से जो एक नाइट्रोजन था वो sp3 था और बाकी दोनों sp2 थे। तो सर जो दोनों sp2 थे उस पे एक नाइट्रोजन का, एक मिनट रुकना बेटा, मैं कोशिश करता हूँ। ऐसा था क्या सर NH सिंगल बॉन्ड, हाँ यहाँ नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड था। ये सर ऐसा था ये कुछ? सर ऐसे ही था कुछ। ये सर ऐसे ही सर। यहाँ पे जो नाइट्रोजन आपने कहा था कि सर ये NH3 वाला जो NH2 है इधर जो चेन पे ये है, वाला जो NH3 है ये sp3 होता है, ठीक है बेटा, sp3 होता है, लोकलाइज्ड है। यस सर। और ये भी लोकलाइज्ड है sp2, बट sp2 है, ठीक है। यस सर, और ये sp2 है बट डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड है। तो सर क्योंकि मैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। यही पूछ, इसमें सबसे ज्यादा डोनरेबिलिटी की तो इसकी होनी चाहिए ना, sp2 अब एक तो जो आपका कंसेप्ट है कि लोकलाइज की बेसिसिटी हाँ डीलोकलाइज ज्यादा होनी चाहिए, है ज्यादा कि नहीं? होनी चाहिए, यस एक तो सर। ये है, और दूसरा ये है कि दूसरे में देखिए तो इसमें तो इसका मतलब ये sp3, कम हो गया है ना। यस अब सर, ये भी लोकलाइज्ड है और ये भी लोकलाइज्ड है। यस